नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम प्लेटो और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। होप कि इसे आप अगर अच्छे से देख लिए तो प्रश्न छूटने की संभावना बहुत कम है एग्ज़ाम में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेटो के बारे में जान लेते हैं। प्लेटो का जीवन काल है जो यानी इसका जन्म 427 या 428 ईसा पूर्व से 347 या 348 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी इसमें थोड़ा मतभेद है कि 427 है या 428। तो ये दोनों को याद रखना, 427 या तो 28, अगर 347 में मृत्यु हुए तो दोनों फिगर को याद रखना कि 347 या 348 ईसा पूर्व। इन्हें अफलातुन नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती एजिना नामक द्वीप में हुआ था। उसका परिवार सामंत वर्ग से था। आगे देखते हैं। आगे लिखता है, उसके पिता अरिस्टोन तथा माता पेरिक्टोन इतिहास प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। 404 ईसा पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना तथा सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बना रहा। अगला पॉइंट, सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई। उसने मैगोरा, मिस्र, साइरिन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की। प्लेटो इस अकादमी का अंत तक प्रधान आचार्य बना रहा। उसे अफलातुन नाम से भी जाना जाता है। वह यूनान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि प्लेटो होमर का समकालीन था। सुकरात का परम मेधावी शिष्य प्लेटो ग्रीक का ही नहीं वरन विश्व की विभूति माना जाता है। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित धर्म को जन्म देने वाला प्लेटो ही माना जाता है। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इनके गुरु सुकरात थे। तो इसे याद रखना है, जो अपने तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। आगे लिखता है कि इनका काव्यशास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इयोन, सिम्पोजियम और रिपब्लिक में ही इनकी काव्य संबंधी मान्यताएं ज्ञात होती है। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में प्लेटो की कविताएं संकलित है। प्लेटो के कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इस प्रकार है, जो रिपब्लिक, इयोन, सिम्पोजियम, फिडो, फिड्स, पार्मेनिड्स, सोफिस्ट, एपोलॉजी, स्टेटसमैन, फिलेबुस, टाइमियस, क्रीटो, क्रीटियस, लॉज, गोर्गियास और क्लाइसिस। ये जो प्लेटो की रचनाएं हैं कुछ। आगे देखते हैं। आगे लिखता है, काव्य और कला के विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी उपयोगिता है। कला के मूल्य को लेकर प्लेटो का मानना था कि यह नैतिकतावादी अथवा उपयोगितावादी होती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कला के मूल्य को लेकर प्लेटो का मानना था यह नैतिकतावादी अथवा उपयोगितावादी होती है। कला विषय को लेकर मानकीय दृष्टिकोण स्वीकार करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे लिखता है, उन्होंने एकेडेमिया नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त है। आगे चलकर इसे ही एकेडमी ऑफ प्लेटो कहा जाने लगा। प्लेटो के दर्शन में प्रमुखतः 5 विषयों का उल्लेख मिलता है।
आदर्श राज्य की अवधारणा, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि, प्रत्यय सिद्धांत, और चौथा है ज्ञान मीमांसा, सृष्टि शास्त्र। ये 5। आगे लिखता है प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। इस दर्शन के अनुसार विचार ही परम सत्य है और यह संसार प्रत्यय का अनुकरण है। आगे देखते हैं। आगे लिखा प्लेटो ने कला को ग्रहण योग्य वस्तु न मानने के पीछे 2 आधार माने हैं। पहला दर्शन और दूसरा प्रयोजन। प्लेटो का मानना है कि परम सत्य से 3 गुना दूर होने के कारण कला मिथ्या या झूठ है। प्लेटो के शब्दों में कहा जाए तो कला सत्य से त्रिधा अपेत यानी थ्रिस रिमूव्ड है। आगे देखिए। आगे लिखा है कि प्लेटो अवास्तविक एकता के सिद्धांत को सभी कलाओं के लिए आवश्यक मानते हैं। काव्य का विरोध 4 रूपों में प्लेटो करते हैं। पहला बौद्धिक, दूसरा भावात्मक, तीसरा नैतिक, चौथा शुद्ध उपयोगितावादी। आगे देखते हैं। आगे लिखता प्लेटो सद्मूल्यों को महत्व देते हैं। उनका मानना है विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो। आगे लिखता प्लेटो ने काव्य रचना से लेकर विधा के चयन तक में ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव माना है। प्लेटो का मानना है कि कवि या रचनाकार एक माध्यम मात्र है, काव्य का वास्तविक रचयिता ईश्वर होता है। अगला पॉइंट लिखता है इयोन नामक संवाद में प्लेटो काव्य हेतु को ईश्वरीय उन्माद स्वीकार करते हैं। आगे देखेंगे। आगे लिखता प्लेटो काव्य सृजन की प्रेरणा देवी शक्तियों को मानते हैं और इस देवी को वह म्यूजेज कहते हैं। आगे प्लेटो के महत्वपूर्ण कथन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कथन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला देखिए, इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण कथन है इनका बताया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला, चूँकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है, अतः मिथ्या है। अर्थात अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति ना तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और ना ही राज्य का। दूसरा देखिए, दूसरा में लिखा है कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता है तब तक काव्य के देववाणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता है। तीसरा कथन इसका, कविता रचना के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। चौथा कथन देखते हैं। लिखा काव्य समाज के लिए हानिकारक है जिसका आधार ही मिथ्या है, वह उपयोगी कैसे हो सकता है। अगला कथन, श्रेष्ठ काव्य वह नहीं है जो हल्का मनोरंजन करके थोड़े समय का सुख प्रदान करता है। श्रेष्ठ काव्य वह है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं को जागृत करके उनके चरित्र का निर्माण करता है। अगला कथन, आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। अगला देखते हैं। लिखा कविता भावों और संवेगों को उद्दीपित करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है। और अगला कथन है गुलामी मृत्यु से भयावह है। तो ये थे प्लेटो के कुछ महत्वपूर्ण कथन। प्लेटो द्वारा किए गए काव्य के भेद है अनुकरणात्मक, वर्णात्मक और मिश्र, ये 3 भेद है। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। अब देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित। देखिए इनका जन्म है जो 7 अप्रैल 1770 ईस्वी को कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु है जो 23 अप्रैल 1850 ईस्वी राइडल, वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड में हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ का मूल मिजाज कवि का था। वर्ड्सवर्थ को पोएट की उपाधि प्राप्त थी। तो ये इम्पोर्टेंट है।
इसे याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे लिखा, प्रकृति उनके विचारों का मूल्य थी। वर्ड्सवर्थ ने 20 वर्ष में ही फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की यात्रा कर ली थी। आल्प्स पर्वत ने उनके सौंदर्य विषयक मान्यता को प्रभावित किया और फ्रांस की क्रांति ने उनके विचार को। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। आगे देखते हैं। लिखा, सन 1793 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ का प्रथम संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कोलरिज से होती है, जो बाद में आत्मीय मित्रता में परिणत होती है। इनकी रचना लिरिकल बैलेड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है के प्रकाशन से तत्कालीन काव्य संबंधी मान्यताओं को चुनौती मिली। इस संग्रह पर नव अभिजात्यवादियों ने जमकर आक्रमण किया। विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर काव्य संबंधी चिंतन किया। आगे देखते हैं। आगे लिखता है, लिरिकल बैलेड्स के नाम से दोनों का पहला कविता संग्रह 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स का रचना किया था। अन्य रचना है द प्रेल्यूड, जो 1799 ईस्वी में अंतिम संग्रह है इनका। इस प्रथम संस्करण की भूमिका वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टिजमेंट नामक शीर्षक से लिखी तथा बाकी 3 संस्करण की भूमिका प्रीफेस नामक शीर्षक से लिखी। आगे लिखता है कि सन 1800 ईस्वी में जब लिरिकल बैलेड्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, उसमें वर्ड्सवर्थ ने एक लंबी भूमिका लिखी, जिसमें उनके संग्रह पर लगाए गए आरोपों के उत्तर दिए गए थे। यह भूमिका कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ जैसे उत्कृष्ट कवि की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। वहीं दूसरी ओर इसे स्वच्छंदतावादी यानी रोमांटिसिस्ट आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। लिखा, इस भूमिका का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने 17वीं-18वीं शताब्दी की काव्य संबंधी नव अभिजात्यवादी मान्यताओं को प्रभावित किया। 1800 ईस्वी वाली यह भूमिका ही अंग्रेजों के आलोचना साहित्य में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के नाम से प्रसिद्ध है। आगे लिखता है, लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण जो 1798 ईस्वी, 1800 ईस्वी और 1802 और 1815 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्ड्सवर्थ ने अपने से पूर्ववर्ती काव्य भाषा को दूषित, विकृत, चमकीली, भावहीन आदि कहा है। आगे लिखता है, काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं इस प्रकार है। पहला, ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। और तीसरा लिखा है कि प्राचीन कवियों की भाषा उनके भावोद्वेग सदृश सहज व सरल थी। बाद के कवियों ने भाषा को कृत्रिम व आडंबरपूर्ण बनाया। आगे लिखता, वर्ड्सवर्थ के अनुसार चूंकि ग्रामीण मनुष्य प्रत्येक समय प्रकृति की सर्वोत्तम वस्तुओं के निकट रहते हैं, इसलिए उन्होंने लिरिकल बैलेड्स में ग्रामीणों की भाषा के प्रयोग पर बल दिया। इसमें वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति अतिरिक्त आग्रह था। आगे देखिए, आगे लिखा है कि काव्य भाषा के संबंध में प्रायः 2 तरह के विचार मिलते हैं। एक में बोलचाल की भाषा का आग्रह और दूसरे में विशिष्ट या असाधारण भाषा का। इतावली कवि दांते ने काव्य में ग्राम्य भाषा के प्रयोग को हेय माना है। जॉन डॉन, जॉन ड्रायडन, इलियट, एजरा पाउंड, इन्होंने कविता में बोलचाल की भाषा का समर्थन किया है। आगे देखते हैं। आगे लिखा, नव अभिजात्यवादियों के साथ वर्ड्सवर्थ की इन मान्यताओं का खंडन उनके अनन्य मित्र और सहयोगी कोलरिज ने भी किया। कवि किसे कहते हैं संबंधी प्रश्न पर विचार करते हुए वर्ड्सवर्थ
घोषित करते हैं कि कवि की संवेदनशीलता साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है। आगे लिखा है कि वर्ड्सवर्थ ने कविता को सहज भावों का उछलन कहकर जहाँ विधि रूप में कवि की दृष्टि से रचना प्रक्रिया की आरंभिक स्थिति को प्रकट किया, वहाँ निषेध रूप में नव अभिजात्यवादी सिद्धांत का खंडन भी किया। अगला पॉइंट है कि नव अभिजात्यवाद के अनुसार काव्य रचना के लिए तर्क और नियम का अनुसरण आवश्यक है। आगे देखते हैं, लिखा है काव्य भाषा रचना प्रक्रिया तथा कविता के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ के विचार। तो कुछ विचार इनके जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। देखिए, गद्य और छंदोबद्ध रचना के बीच ना तो कोई तात्विक अंतर है और ना हो सकता है। यह विचार किसका है? तो वर्ड्सवर्थ के हैं। सद्भाव मानव मन की बलवती भावनाओं का सहज उछलन है। कविता का विषय होता है सत्य, वैयक्तिक या स्थानीय सत्य नहीं, अपितु सामान्य एवं व्यावहारिक सत्य जो किसी बाह्य साक्ष्य पर आधारित होकर भावों के माध्यम से समग्र रूप से हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसा सत्य जो समय में अपना साध्य है। आगे लिखा, अपनी प्रथम अभिव्यंजना को मैं प्रायः घृणास्पद मानता हूँ। अधिकतर यही सत्य है कि द्वितीय विचारों के समान द्वितीय शब्द ही उत्तम होते हैं। अगला पॉइंट, कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। अगला पॉइंट, कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। और देखते हैं, कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वह राग दीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। आगे लिखता है कि प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। और आगे लिखता है, कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है। तो ये सारे विचार थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सब इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और जो भी इसका क्विज करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। और इसमें और 3-4 पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित जैसे टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, इन सब के बारे में भी बताऊंगा। तो आगे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसे ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।